तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपसे एक बात करनी है। और क्या बात करनी है कि जैसे आपको पता है, अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री की लगभग काफ़ी हद तक क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ। दो चार क्लासेस और बची होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, और लगभग 80% वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100%, क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है। कितना भी कुछ कर लो फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, बट ये कितना पढ़ लो कि तैयारी लायक या नौकरी लायक वो हो गया। बाकी जैसे ही टाइम मिलेगा तो बीच बीच में मिससेलेनियस टॉपिक कराऊंगा। हिंदी में भी कंटिन्यूअसली एक साइड से एक लाइन से पढ़ाया था, चाहे वो जिला सीरीज हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आंदोलन हो, आपने देखा होगा। और अभी भी मैं आपको वनों को करा रहा हूँ, और सारे वन एक सामने आपको करा रहा हूँ। और अभी आप देख रहे हो नेशनल पार्क तक पहुँच गए हम, वो भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। हिंदी की प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको कंटिन्यूअसली मिला होगा। जो भी मिला होगा, संज्ञा मिला था, संज्ञा के विकार मिला था, लिंग वचन सर्वनाम क्रिया विशेषण, और लाइन से आएगा, जैसे होता है वैसे ही आएगा। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिमांड करते हैं, और वो सारी की सारी पॉसिबल नहीं है पूरी करना, है ना। आप लोग भी ये जानते हैं, और मैंने आपको बहुत बार शेयर भी किया है कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई और है, कोई टीम होगी, कोई काम कर रहा है ना। मैं जो भी करता हूँ स्वयं से करता हूँ, है ना। यहाँ तक कि मैं पीपीटी भी नहीं बनाता, आप देख रहे होंगे, सारा का सारा हाथ से ही जो भी लिखता हूँ खुद से लिखता हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूंगा, खासकर उन बच्चों से, उन दोस्तों से जो दोस्त मुझसे कनेक्ट हो गए और कंटिन्यूअसली नोट्स बनाते हैं और ठीक ठाक लेवल पे फॉलो करते हैं। देखो, इतना आपने कभी सिलेबस देखा अपना? इतना सिलेबस है कि इसको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि मैं 2 महीने में इतनी वीडियो बना दूं। क्या मैं यही काम करूंगा, क्लासेस ही रिकॉर्ड करता रहूंगा? तो मेरा हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री के बाद जैसे भी डिमांड होगी बच्चों की, ज्योग्राफी या इकोनॉमी, ये जो भी पढ़ाना होगा पढ़ाऊंगा। उत्तराखंड एक लाइन से चल रहा है, हिंदी एक लाइन से चल रहा है। इसके अलावा एक मैं आपको विविध करके, विविध तो नहीं बताऊंगा पर महत्वपूर्ण टॉपिक करके एक प्ले लिस्ट दे देता हूँ, जो आपको किसी भी हालत में देखनी है। किसी भी हालत में आपको ये वाली प्लेलिस्ट देखनी है, महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें कभी हिस्ट्री का टॉपिक होगा, कभी पॉलिटी का होगा, कभी ज्योग्राफी का होगा, कभी कुछ होगा। ये वो टॉपिक होंगे जिनकी सबसे ज़्यादा क्षमता, चांस रहते हैं कि ये एग्जाम में आएगा, टपकेगा। अब सपोज करो इकोनॉमी का कोई टॉपिक है, मुद्रा। वो टॉपिक कब पढ़ाऊंगा मैं आपको? जब कभी मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा और जिस दिन उसका नंबर आएगा। जैसे कोई टॉपिक है हिस्ट्री का, हड़प्पा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट उसकी बारी कब आएगी? जब मैं कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और ना जाने कब पढ़ाऊंगा, कब आएगा टाइम। एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिएवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमी, कंप्यूटर, क्या पढ़ाऊंगा मैं? जैसे कंप्यूटर का एक टॉपिक आता है, कंप्यूटर के वायरस, तो बड़ा एग्जाम में आता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, महासागरीय जलधारा है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं लाइन से चलूं तो उन टॉपिकों की बारी तब आएगी जब मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, और उसकी बारी जिस दिन आएगी वो उसी दिन हो पाएगा। तो मैं लाइन से चलूंगा, हिस्ट्री मेरी लाइन से चल रही होगी, उत्तराखंड भी चल रही है और हिंदी भी चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक मैं प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट करूंगा जो कि उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी को मध्य नजर रखते होगा, और यूके पीएससी को मध्य नजर रखते होगा। जो उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड के एग्जाम के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनका मैं एक निचोड़ आपको अलग से दे रहा हूं। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें हफ्ते में 2-3 क्लासेस ऐसे आएंगी जो इन टॉपिक से हटके होंगी। एक नोट्स बना लीजिएगा, अलग इनको लिखिएगा। मिससेलेनियस टॉपिक होंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आजकल कैसा ट्रेंड चल रहा है, क्या कब पढ़ाना है, वो चीज़ें इसमें आती रहेंगी, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, कि मिससेलेनियस। लाइन से चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा, टाइम दो, आपको मिलेगा। बट एक ऐसा निचोड़ होगा, ये एक ऐसी खिचड़ी होगी जिसमें सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको एक सामने मिलेगी कि आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। मैंने कह दिया कि जैसा इकोनॉमी का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो तभी पढ़ा पाऊंगा जब इकोनॉमी की बारी आएगी। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उधर पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर पढ़ा दूंगा। और जिस समय आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, उस समय इन्हीं इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या करना है, रिवाइज करना है, दैट्स इट। ये वो वाली जड़ी बूटी होगी जो आपको बहुत मदद करेगी एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। बाकी ध्यान दें, पसंद आएगा तो सपोर्ट करें, नहीं पसंद आएगा तो कमियां बताने का प्रयास करें, मैं कमियों को सुधारने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो माफी चाहता हूँ, इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे आप लोगों को समझाना था, मैंने समझा दिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि जरा आप कंप्यूटर पढ़ा के दिखाओ, तो मैं ये शुरुआत करता हूँ। कंप्यूटर
आपको हम कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं और आप चेक करना क्या हमारा कंप्यूटर का नॉलेज कैसा है, क्या है। ऐसा तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम भी आपके जैसे ही एक स्टूडेंट है, पढ़ने का पढ़ाने का प्रयास करते साथ में। कंप्यूटर का मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रखा हूँ आपके पास। एक कंप्यूटर में एक टॉपिक होता है जिसको बोला जाता है स्मृति, या आप इसे बोलोगे स्टोरेज, या आप इसे बोलोगे मेमोरी। मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। इसके बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखे होंगे, और वही आज मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या ये चीज़ है। इस चीज़ की गारंटी कि आने वाले 20-25 मिनट अगर आपने ध्यान से सुना, जो चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखी वो आपने नोटबुक में लिखी, आप आज के बाद इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये गारंटी। और इस चीज़ की भी गारंटी लेक्चर शुरू होने से पहले दे रहा हूँ, आपने भले यह टॉपिक पहले पढ़ा होगा, आप उस टॉपिक को भी निकाल के रख दीजिएगा चैलेंज के साथ, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा बातें न करते हुए, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा बात कर दी है, नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ। कंप्यूटर का एक टॉपिक है जो कि मैं महत्वपूर्ण टॉपिक का जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें इस टॉपिक को ऐड करूंगा। कंप्यूटर को भी लाइन से पढ़ाऊंगा जिस दिन कंप्यूटर सब्जेक्ट की बारी आएगी। अभी मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, यूके टीपीएससी यूके पीएससी के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं। एक साथ इनको लिख दूंगा, एक साथ इनको बना दूंगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। बाकी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लाइन से चलता रहेगा, चाहे वो टॉपिक पेपर में आए नहीं आए। मगर ये ऐसे है कि ये पढ़ने इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है कि एग्जाम में आएंगे। ओके, हेडिंग डालिएगा दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हेडिंग डालेगा कंप्यूटर स्टोरेज। कंप्यूटर स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज हेडिंग डाल दीजिएगा आप, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का वह अभिन्न अंग, वह अभिन्न अंग जो डाटा को संग्रहित करने का कार्य करता है, संग्रहित करने का कार्य करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर का ऐसा एक अभिन्न अंग जो डेटा को संग्रहित कलेक्शन करने का कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, या मेमोरी कह रहे हैं, जो भी आप कहते हैं उसी को क्या कह रहे हैं, स्टोरेज कह रहे हैं। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था वो कमरे के बराबर बड़ा था, और वो जस्ट एक कैलकुलेटर के रूप में गणना के लिए यूज करता था। कंप्यूटर के पास खुद की मेमोरी नहीं थी। आज हमारा मोबाइल है, उसके पास खुद की मेमोरी है, वो चीज़ों को याद करता है। जैसे हमारी फ़ोटोज़ उसमें है, उसे याद है, हमारी वीडियो उसमें है, उसे याद है, हमने मोबाइल के नंबर सेव किए, उसे याद है। पर पहले कंप्यूटर के पास मेमोरी नहीं थी, याददाश्त नहीं थी कंप्यूटर के पास, वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता था, वो जस्ट एक कैलकुलेटर के रूप में था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी और आज ऐसी चीज़ें आ गई है। तो हमने कंप्यूटर हार्डवेयर में एक ऐसा अंग डाला जो कि डाटा को संग्रहित करने का कार्य करता था, और वही स्टोरेज कहता था। और यही कलेक्शन का, यही संग्रहण का कार्य नॉर्मल जिंदगी में किसी की दुकान वुकान होगी तो माल वाल को स्टोरेज करने का जो रूम होता है उसे कहा जाता है गोदाम। इसीलिए इसको कंप्यूटर का गोदाम भी कहा जाता है, कंप्यूटर का गोदाम भी कहा जाता है। अभी हमने क्या बोला कि ये डाटा को कलेक्शन करके रखता है, डाटा को संग्रहित करके रखता है। और जब ये डेटा को संग्रहित करके रखता है, और अगर हमारी दुकान वुकान है तो हम भी अपने माल पानी को संग्रहित करके रखते हैं, इसीलिए इसको कंप्यूटर का गोदाम भी कहते हैं। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो कंप्यूटर का सारा हिसाब किताब मेमोरी के अंदर सेव है। हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में फिट है, और सब कुछ कूड़ा कबाड़ कंप्यूटर की मेमोरी में है। और हमारे माल पानी गोदाम में भी कंप्यूटर का कूड़ा कबाड़ रहता है, तो इसे कंप्यूटर का गोदाम कह देते हैं। किसको? मेमोरी को या स्टोरेज को, जो भी आप बोलना चाहते हो। नॉर्मल सा पॉइंट है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज का पहला होमवर्क का क्वेश्चन ये हो गया आपके पास कि गोदाम किस भाषा का शब्द है। आप कमेंट करके बताएंगे। अब तो मैंने कमेंट करने के लिए बना कर दिया, कमेंट करो तो ठीक, ना भी करो तो ठीक। अगर करोगे तो अच्छा लगेगा, परंतु आप कम से कम सर्च तो कर लो। अगर पता नहीं है तो गोदाम किस भाषा का शब्द है, आज का पहला क्वेश्चन हो गया है।
ठीक है, क्योंकि हिंदी में आपके पास विदेशी भाषा के शब्द आते हैं। और एक बार प्ले लिस्ट देख लेना, मैंने विदेशी भाषाओं की ऐसी ट्रिक बना रखी है, आपको वो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी आपको विदेशी भाषाओं की याद करने की ट्रिक, वो मैंने स्वयं से बना रखी। ठीक है, चलो एक पॉइंट ये हो गया। अब हमने कंप्यूटर के संग्रहण करने की क्षमता के आधार पर कंप्यूटर की स्मृति को या कंप्यूटर की मेमोरी को बेसिकली दो भागों में बांटा है। कंप्यूटर की मेमोरी को या कंप्यूटर की स्मृति को बेसिकली दो भागों में बांटा है। ये दो भाग कौन है, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा वही चीजें लिखेंगे। पहले का नाम है प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। थोड़ा मैं अंग्रेजी के टर्म को हिंदी में लिखूंगा, आपको मेरी प्रॉब्लम पता होगी। और ये हो जाएगा द्वितीयक, द्वितीयक मेमोरी ये हो जाएगा। जो द्वितीयक मेमोरी होगी इसको सहायक मेमोरी भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सहायक मेमोरी या सहायक स्मृति भी इसको कहेंगे। ये हो जाएगा सहायक स्मृति, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, ये सहायक हो जाएगा। और जब वो हेल्पर है तो ये हो जाएगी मेन, तो इसको बोलेंगे मुख्य मेमोरी। ये क्या हो जाएगा, मुख्य मेमोरी। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर की स्मृति या कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, तो आप बोलोगे साहब दो प्रकार की होती है, एक को प्राइमरी बोलते तो एक को सेकेंडरी बोलेंगे, और एक को मेन बोलते तो एक को हेल्पर बोलेंगे। जैसे हिंदी हम पढ़ते हैं तो हिंदी में होती है ना, एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को हेल्प करती है। सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक होगा। हर चीज़ का लॉजिक मैं बताऊंगा, आपको चीज़ों को ध्यान से सुनना है। जो चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूंगा मेरे दोस्त, आपको अपनी कॉपी में लिखना है ना। जो ये मुख्य मेमोरी होती है या फिर ये प्राइमरी मेमोरी होती है, इसमें एक फैक्ट आपको ये नोट करके लिखना है कि यह मेमोरी, यह मेमोरी या यह मेमोरी, जो भी आपको बोलना है, अंग्रेजी में मुझे रोका टोकी मत करना, एडजस्ट करना मेरे दोस्त। यह मेमोरी सीपीयू से, यह मेमोरी सीपीयू से कनेक्ट होती है। सीपीयू से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, या यह मेमोरी, यह मेमोरी या मेमोरी जो भी बोलना होगा आपको, यह मेमोरी कंप्यूटर में इनबिल्ड होती है, कंप्यूटर में या कंप्यूटर के अंदर होती है। ये आप लिख लीजिएगा, कंप्यूटर के अंदर होती है। पहले से ही कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है। यहाँ पे एक टर्म आया है सीपीयू, बट ये तो आप सब बच्चों को पता होगा। सीपीयू को क्या बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है कंप्यूटर का दिमाग। तो कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। जो मेन मेमोरी है हमारी भी तो स्मृति, हमारी याद है, जो तुम्हारे दिमाग में उसकी याद है ना, समझ रहे हो आप, तो तुम्हारे दिमाग में तो होगी। तो ऐसे कंप्यूटर की जो यादें हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कंप्यूटर के दिमाग में तो होगा। तो कंप्यूटर के दिमाग का नाम क्या है, सीपीयू। और सीपीयू में क्या रहती है, मुख्य मेमोरी। ध्यान दें, मेमोरी दो प्रकार की हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को आप क्या बोल रहे हैं, मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी। और ये मेन मेमोरी जो होती है दोस्त, क्या बोल रहा मैं, कहाँ कनेक्टेड होती है, सीपीयू में। और सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग। जैसे उसकी यादें तुम्हारे दिमाग में सेव है ना, तो ऐसी ही कंप्यूटर की यादें कंप्यूटर के दिमाग में सेव है। अब हो जाएगा याद, भूलना मत मेरे भाई। सहायक मेमोरी में क्या पॉइंट लिख सकते हैं आप, तो आप बोलोगे सर सहायक मेमोरी के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी, मेमोरी को मैं एम लिखूंगा, ठीक है, शॉर्टकट में। सहायक मेमोरी मुख्य मेमोरी की, मुख्य मेमोरी की सहायता करती है, सहायता करती है, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट अपोजिट हो जाएगा कि जो ये द्वितीयक मेमोरी है ये कंप्यूटर के बाहर भी रहती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखें। और द्वितीयक मेमोरी का कोई एग्जांपल आपको बताना है तो मैं आपको बता देता हूं, पेन ड्राइव। मैं आपको बता देता हूं चिप। फोन पे लगाते थे ना कभी चिप, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस चिप में गाने वाने भरा के लाने पड़ते थे, बार बार वही गाने सुनने पड़ते थे। आजकल तो गाने किसी को फोन में डाउनलोड भी बहुत कम होते हैं, ऑनलाइन ही सब लोग गाने सुन लेते है ना। ये हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क,
तो बहुत सारी है, इसमें मैं चर्चा करूंगा, मैं बस एग्जांपल के लिए बताया है कि ये क्या होता है। जैसे पेन ड्राइव है हमारे पास, तो पेन ड्राइव कंप्यूटर के अंदर नहीं है, पेन ड्राइव को हम बाहर से लगा देते हैं। जैसे आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया, आपके फ़ोन की जो मेन मेमोरी है जब वो फुल हो जाती है, आपके फ़ोन की जब मेन मेमोरी फुल हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव लेते हैं बाहर से और उसमें कुछ डाटा रख देते हैं। जब चाहिए होगा तो फ़ोन पे कनेक्ट कर लो, जब नहीं चाहिए होगा तो फ़ोन से हटा दो। तो मेन मेमोरी की हेल्प करने के लिए आप लगाते हो ना पेन ड्राइव, तो ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती है ना। जैसे कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी शौकीन होगा तो उसके पास एक हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा डाटा रहता है। अब जैसे कैमराग्राफी वीडियोग्राफी का कोई काम धंधा करता होगा, तो कैमराग्राफी वीडियोग्राफी वाला, वेट ए मिनट, लैपटॉप ऑफ होने वाला है, आप ऐसे ही रहो, ठीक है, मेरे को सारा कुछ करना पड़ेगा। और जो लैपटॉप का प्लग है सिर्फ और सिर्फ वही इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इन्वर्टर से कनेक्ट है। बिन बुलाया मैं, आप भी बोल रहे होंगे यार कि क्या हो रहा है, नहीं, चलो कोई नहीं। तो मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये पता चला होगा, ये कंप्यूटर के अंदर ही रहती है और ये कंप्यूटर के बाहर भी रहती है। इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो कंप्यूटर पे लगा लेते हैं। ये मेन मेमोरी की हेल्प करने के लिए होती है। मैंने हल्का फुल्का आपको समझाने का प्रयास किया है, आप खुद ही देखो। आप पेन ड्राइव का यूज़ क्या करते हो, जब अगर आपके फ़ोन में अनलिमिटेड स्टोरेज होता तो आप पेन ड्राइव लाते भी नहीं। तो पेन ड्राइव इसीलिए तो ले रहे हैं हम कि मेन मेमोरी की क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, और इसको कंप्यूटर से बाहर ही हम बेसिकली रखते हैं। तो आपको हल्का फुल्का पता चला है मेन मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, और इनमें जो लिटिल बिट डिफरेंट है वो आप भी समझोगे। ये कंप्यूटर के अंदर रहते तो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, और ये तो सीपीयू से कनेक्ट रहता ही कहाँ, ये तो बाहर ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी इतने में। अगर कुछ प्रॉब्लम है इतने में तो आप बता सकते हैं, है ना। चलो, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, मैंने इतना पढ़ाया है तुम्हें कि कंप्यूटर हार्डवेयर का वह अभिन्न अंग जो डेटा को कलेक्ट करने का कार्य करता है, स्टोरेज स्मृति या मेमोरी कहलाता है। और इसी को कंप्यूटर का गोदाम भी कहते हैं, है ना। जैसे हमारे गोदाम में कूड़ा कबाड़ रहता है, तो ऐसे कंप्यूटर का सब कूड़ा कबाड़ इसी में है। इस स्मृति को बेसिकली दो भागों में मैंने डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी, मुख्य और सहायक, मेन एंड टेम्परेरी। यह मेमोरी सीपीयू से कनेक्ट होती है और यह मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है, और सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, और यह मेन की हेल्प करने के लिए होती है और कंप्यूटर के बाहर भी रहती है। क्या किसी मेरे दोस्त को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है कि भैया यार थोड़ा और बता दो, तो मैं इसको समझाने का आपको प्रयास कर लूँगा कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमने हेडिंग डाल लिया प्राइमरी। अभी तो मैंने मेमोरी पढ़ाया, ये दो भागों में डिवाइड है, तो पहले अब इसको तो पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, और तब इसको तो पढ़ेंगे कि द्वितीयक मेमोरी क्या होती है। अभी हमने बाहर का खाका देखा, अब हेडिंग डालेंगे प्राथमिक मेमोरी। अब हेडिंग क्या डालेंगे, प्राथमिक मेमोरी। अब हेडिंग डाल लीजिएगा प्राथमिक स्मृति। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे प्राथमिक स्मृति या प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी आप डाल दीजिए। अब ये प्राथमिक मेमोरी भी बेसिकली दो भागों में डिवाइड होती है, एक का नाम होता है रैम और एक का नाम होता है रोम। एक का नाम क्या होता है, रैम, और एक का नाम होता है रोम। अगर आपने ग्रुप सी के पेपर देखे होंगे, इसीलिए ये वाली जो क्लास मेरी जाएगी आज की, ये उस प्ले लिस्ट में ऐड होगी जो उत्तराखंड ग्रुप सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसमें जाएंगे। और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक स्पेसिफाई अलग बुक लेके अलग कॉपी लेके नोट्स बनाने हैं, और एग्जाम से पहले यही पढ़ के जाना है। देखो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और उस मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी पढ़ के भी 3-4 ही नंबर आएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ जो मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगा ना मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक का, उसी को पढ़ के भी ग्रुप सी का जी के बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे तब भी 2-4 नंबर आएंगे, और क्या पता मैं ज्योग्राफी जो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊंगा ना इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट में, वो काम कर जाएगा। अब समझ लो बात को। बाकी आगे के देखो, अभी तो चैनल नया है, छोटा है, तो अभी ज़्यादा भरोसा नहीं करते लोग ना, आजकल सब्सक्राइबर देख के जज किया जाता है। दूसरा इसका जो होता है वो होता है रोम, और आपने जितने भी टॉपिक आजकल ग्रुप सी के पेपर देखे होंगे, रेम रोम के बारे में तो बार बार एग्जाम में आता है, और बड़ा आसान पर बच्चों को पता नहीं होता। इसके अलावा इसका एक और पार्ट होता है जिसको भी मैं तुम्हें क्लियर करा दूंगा, जिसको बोलते हैं कैचे चेचे, ऐसा कुछ एक वर्ड होता है ना। ने देखा होगा कैचे मेमोरी या चेचे मेमोरी, जो भी इसको वटेवर कैश मेमोरी,
जो भी वटेवर इसको आपको बोलना है आप पढ़ लीजिएगा, मेरे को तो पता भी नहीं है कि प्रोनाउंस इसका करेंगे तो करेंगे, ठीक है। चाचा बोल दो इसको तुम, ठीक है, चाची, चाची बोल दो तुम इसे ना, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CACHE, अच्छा CACHE ऐसे होता है, फोन में भी आपने देखा होगा, आपको भी पता चल जाएगा ये, ठीक है। आप अपने फ़ोन को खोलो, सेटिंग में जाओ, चले गए सेटिंग में जाके जाओ ऐप्स में चले गए। अब आप किसी भी ऐप्स पे टिक करो, व्हाट्सएप पे टिक करो, ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो, नीचे आएगा अनइंस्टॉल और डिलीट कैचे मेमोरी, और डिलीट कैचे को डिलीट कर दोगे आप तो फ़ोन को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। आपने फ़ोन के अंदर से हम जितना कम डाटा फ़ोन में रखेंगे फ़ोन उतना स्मूथ चलेगा, ये ध्यान रखना। और हम लोगों ने फ़ोन में सारा कूड़ा कबाड़ भरा रहता है, गलत है। चलो ये हो गया, इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम जब इनको पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर ये रैम है ना, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर जो ये रैम है ना, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक को बोला जाता है एस रैम, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म तो पता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम रीड ओनली मेमोरी। और एक का मतलब होता है डी रैम, एक का नाम होता है एस रैम और एक का नाम होता है डी रैम, ये भी अंदर जाके दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। एस का मतलब होता है स्टैटिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं लिखा हूँ अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। और ये रोम भी अंदर जाके तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। एक का मतलब होता है पी रोम, पी रोम की फुल फॉर्म आपको लिखनी होगी, तो पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद एक और मेमोरी आती है जिसका नाम होता है ई पी रोम। ई पी रोम क्या है गुरुजी? तो मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, ई का मतलब होता है इरेजेबल, इरेजेबल बोले तो मिटाना, जैसे इरेजर होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद एक और आता है जिसका नाम होता है ई पी रोम। और ई पी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म मत लिखो, कुछ मत लिखो, मैं स्वयं से लिखाऊंगा, बट मैंने तुम्हें हल्का फुल्का बताया कि आगे का मामला क्या होगा। प्राथमिक मेमोरी दो तीन भागों में बढ़ गई। मेनली आप रैम एंड रोम पढ़ लो, चेचे से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैचे कैसे जो भी बोलना है आपको, ये भी मैं आपको लिखाऊंगा, बट रैम एंड रोम पर फोकस करना है। रैम आगे जाके दो भागों में बढ़ गई, एस रैम एंड डी रैम, और रोम आगे जाके तीन भागों में बढ़ गया, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। इनका मैंने बेसिकली नाम बता दिया है। इसका नाम है स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनकी बात आती है। अब इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि सर ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, आप बताओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले ये तो पढ़ लो आप। अभी तुमने प्राथमिक स्मृति का, प्राथमिक मेमोरी का खाका देख लिया, क्या पढ़ना है। अब मैं तुमको ये भी पढ़ाऊंगा, 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 और देन तुम्हारी क्लास एंड होगी। और सॉरी, ये भी पढ़ाऊंगा। फिर आप मुझे रेट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं जो भी पढ़ाऊंगा समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, कुछ कमी हो जाएगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके सजेशन दे सकते हैं, बट अगर क्लास पसंद आएगी तो आप सपोर्ट भी करेंगे, है ना। एक तरफा तो नहीं चलेगा ना, एक तरफा प्यार हानिकारक होता है। अब हेडिंग डालेंगे क्या? रेम। अब आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे साहब? अब हेडिंग डालेंगे आप रेम। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले तो फुल फॉर्म आनी चाहिए यार हमको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग अंग्रेजी सीख लो यार, अगर आप लोगों को भी नहीं आती मेरे जैसे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, नहीं तो लोग बेइज्जती करते हैं। नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया रैम। ये रैम क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे अनछुए फैक्ट भी आपको बताएंगे। ध्यान से सुनना है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखो पहला पॉइंट, इस मेमोरी में वर्तमान का कार्य किया जाता है। लिखो, इस मेमोरी में वर्तमान का कार्य किया जाता है। नहीं आई तुम्हारी समझ में बात? नहीं लिखोगे जब तक हम नहीं लिखेंगे। इस एम मतलब मेमोरी, ठीक है, जहां जहां पे मैं लिखूंगा, इस मेमोरी में वर्तमान का कार्य किया जाता है, वर्तमान का कार्य किया जाता है, वर्तमान का कार्य किया जाता है।
इन सेंस वर्तमान का कार्य किया जाता है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। इस मेमोरी में डाटा अस्थाई होता है। अस्थाई होता है। अस्थाई होता है मतलब परमानेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अस्थाई होता है। अस्थाई बोले तो टेम्परेरी। मैं हर एक फैक्ट आपको समझाऊंगा, आप चिंता ना करो, ध्यान रखना, आप चिंता ना करो, ठीक है। जब अस्थाई होता है तो ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि यह मेमोरी परिवर्तनशील है। यह मेमोरी क्या है, परिवर्तनशील है। यह मेमोरी क्या है, परिवर्तनशील है। आप बार बार ग्रुप सी के पेपर देते होंगे, आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी दिया होगा, और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में एक पॉइंट आया था, ये लैपटॉप परेशान करता रहता है। यह मेमोरी परिवर्तनशील है, और यह मेमोरी परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज में एक वर्ड आता है, और उसे बोला जाता है वॉलेटाइल। क्या बोला जाता है, वॉलेटाइल। स्पेलिंग अपने हिसाब से लिखना, स्पेलिंग में भरोसा मत करना, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी, और बार बार एग्जाम में आता है कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। वॉलेटाइल का मतलब यही होता है कि ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, और ये परिवर्तनशील है, चेंज हो जाती है, भूल जाती है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यह मेमोरी कौन सी, रैम, परिवर्तनशील है, और इसी के लिए एक वर्ड आता है वॉलेटाइल, ठीक है। और अगला फैक्ट मैं इसका क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं अगला फैक्ट इसका ये लिखने जा रहा हूँ, समझने का प्रयास करें कि इस मेमोरी में विद्युत आपूर्ति, इस मेमोरी में विद्युत आपूर्ति बंद होने पर यह पूर्ण रूप से डेटा को समाप्त कर देती है। क्या कर देती है, समाप्त कर देती है ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट ऊपर बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि क्या मैंने बोला और क्या मैंने बोला नहीं बोला। देखो, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। मैंने हमेशा से बोला है मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, और जब मैंने बोला है तो फिर आपको समझाना पड़ेगा ना, आप लोग समझने का प्रयास भी करें। भाई, यह मेमोरी में वर्तमान का कार्य होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्तमान का कार्य। मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ, अगर मेरे पास मेरा यह फ़ोन है और मैंने इसमें व्हाट्सएप खोल दिया, व्हाट्सएप नहीं खोलूँगा ना, क्या खोलूँगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या चलाना है भाई, बोलो। अब मैंने इसमें क्या खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया मैंने। तो जो भी ये चीज़ें आ रही है यूट्यूब में, जो भी ये चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें कौन सी मेमोरी में काम हो रहा है, ये चीज़ें कौन लेके आ रहा है मेरे पास यूट्यूब में, वो लेके आ रहा है रैम। इस मेमोरी में जो यूट्यूब मुझे ये दे रहा है, अब मैं इसमें कुछ लगा रहा हूँ, या आचार्य प्रशांत आ गया है सामने, विश्व की बेहतरीन किताब आ गई है सामने, तो ये क्या चीज़ है, इसको कौन मेरे को दिखा रहा है, ये काम किस मेमोरी में हो रहा है। इसको कोई ना कोई मेमोरी तो काम कर रहा होगा ना इसमें, वर्तमान का कार्य। मैंने बैकग्राउंड में व्हाट्सएप भी खोला है, तो व्हाट्सएप खुल गया, इस मेमोरी में कोई ना कोई तो वर्क कर रहा होगा, इस काम को कोई ना कोई तो मेमोरी कर रही होगी, तो कौन सी मेमोरी है, रैम। इट मीन्स आप अपने फ़ोन में कुछ भी चला रहे हो, आप अपने फ़ोन में कुछ भी चला रहे हो, अभी आपने अपने फ़ोन में यूट्यूब चलाया है, वो किस मेमोरी में हो रहा है काम, उस यूट्यूब को कौन सी मेमोरी चला रही है, बताओ, बोलो मुंह से, रैम। तो आज के बाद आप अपने फ़ोन में कुछ भी चलाओ, अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस में, तो मतलब आपके फ़ोन की रैम एक्टिव है, आप अपने फ़ोन को चला रहे हो। अब मैंने क्या बोला कि वर्तमान में कौन सी मेमोरी काम करती है, रैम। और जब आप अपने फ़ोन को चला रहे हो तो इट मीन्स आपके फ़ोन का कौन सी मेमोरी एक्टिव होगी, रैम एक्टिव होगी, क्योंकि वर्तमान में कुछ भी काम करो उसके लिए रैम जिम्मेदार होता है। इसीलिए जब भी भाई तुमने फ़ोन खरीदा ना, तो बोलते नहीं है कि फ़ोन की रैम कितनी जीबी है तेरी। जैसे कि हम जब पबजी नया नया आया था, कोविड में पबजी खेलते थे, तो स्टार्टिंग में तो पबजी थोड़ा छोटी फाइल तो चल जाता था, धीरे धीरे करके वो 3GB 4GB रैम वाले हैंग होने लग जाते थे, नहीं चलते थे। बाद में 6GB फ़ोन आए, 8GB फ़ोन लेके आते थे बच्चे गेम खेलने के लिए। क्यों? कि पबजी हैवी फाइल थी,
कोई भी फाइल चलाएंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रैम। और तुम्हारे फोन का रैम ही कमजोर होगा, छोटा रैम होगा, तो बड़ी फाइल को चलाएगा कैसे? जैसे तुम्हारा दिमाग ही कमजोर होगा तो बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करेगा कैसे? तो जब भी आप फोन लो तो फोन की रैम क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके फोन की रैम ज्यादा होगी तो वो बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइलों को इजीली और स्मूथली चला देगा। तो वर्तमान का कार्य, आप अपने फोन में कुछ भी प्ले कर रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आप समझ गए होंगे उसके लिए कौन सी मेमोरी जिम्मेदार है? बोलो मुंह से। सर, उसके लिए रैम जिम्मेदार है। आपने अपने फोन में यूट्यूब खोला है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए रैम जिम्मेदार है। एनी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। होगी तो आप बताना, है ना। इस मेमोरी में डाटा अस्थायी होता है। इसका जो डाटा होता है वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट नहीं होता है का मतलब, जैसे हम पबजी खेल रहे थे, जैसे हम पबजी खेल, भुलक्कड़ होती है मेमोरी। ये मेमोरी क्या होती है? ये मेमोरी होती है भुलक्कड़। ये मेमोरी क्या होती है? भुलक्कड़। और आज का क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये हो गया कि जो भुलक्कड़ शब्द है, जो भुलक्कड़ शब्द है, इस भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जो आपने कमेंट करके बताने हैं। भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह मेमोरी भुलक्कड़ होती है। यह मेमोरी भुलक्कड़ कैसी होती है? जस्ट इमेजिन आप क्या खेल रहे हो? पबजी खेल रहे हो, ठीक है। आप पबजी खेल रहे हो, ठीक है। अब तो मैं नहीं खेलता पबजी, अब मैं खेलता हूँ फ्री फायर। तो मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ। जैसे मैं फ्री फायर खेल रहा था, तब तक फोन हो गया ऑफ। तब तक फोन क्या हो गया? ऑफ हो गया। फिर मैंने फोन को चार्ज लगाया और फोन को ऑन किया। अब मैं फ्री फायर खेलूंगा तो मैं वहीं पे रहूंगा जहां पे मैं गेम में था। नहीं, वो पूरा बंद हो चुका होगा और तब दोबारा से गेम स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी है भुलक्कड़। क्योंकि मैं गेम किस मेमोरी में खेल रहा था? रैम में। और जैसे ही फोन बंद हुआ और मैंने दोबारा फोन को ऑन किया तो ये रैम भुलक्कड़ होता है, भूल जाता है कि मेरा मालिक तो गेम खेल रहा था यार, मुझे डायरेक्ट उसी गेम में जाना चाहिए, वो भूल जाता है। अगेन समझने का प्रयास करते। जैसे अभी तुमने देखा होगा कि लाइट चले गई थी और मेरा लैपटॉप का जो प्लग है वो इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं था। अगर लैपटॉप ऑफ हो जाता और क्लास बंद हो जाती और जब लाइट आती, अगेन मैं उसे प्लग पे लगा के स्टार्ट करता, क्या क्लास वहीं से शुरू होती? मुझे क्लास दोबारा नहीं बनानी पड़ती? हाँ कि ना? बनानी पड़ती ना। नहीं तो ये मेरा लैपटॉप है साला, इसको इतना याद नहीं है कि मालिक का आधा काम हो रखा है, दोबारा वहीं से शुरू होना है। नहीं, ये मेमोरी भूल जाता है। ये ओनली कब एक्टिव होता है? जब वर्तमान में इसमें काम कर रहे हो। एक बार तुम भगे वहां से, वो भूल जाता, दोबारा स्टार्ट उसको याद दिलाना पड़ता है कि ये काम कर रहा हूं मैं। है कि नहीं है? अभी थोड़ा समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा, ये वाला पॉइंट देखो। इस मेमोरी में विद्युत आपूर्ति होने पर यह पूर्ण रूप से डेटा को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। जब तक उसमें बिजली है, करंट है, बैटरी है, तो तब तक अपने गेम को बैक थोड़ा ना करता है। हम गेम खेल रहे फोन में, हम बैक थोड़ा ना चले जाते हैं। जैसे तुम यूट्यूब में मेरी क्लास देख रहे हो, आप अभी तक पहुंच गए हो 33 मिनट तक और अचानक से फोन ऑफ हो गया। अब आप दोबारा क्लास ऑन करोगे चार्ज लगा के, तो क्या वो उसी मिनट 33 मिनट से वीडियो शुरू हो जाएगी? तुम्हारी यूट्यूब में नहीं होगी। आपको यूट्यूब ऑन करना पड़ेगा, क्लास ढूंढनी पड़ेगी और फिर लगानी पड़ेगी। क्यों? जब तक फोन ऑफ नहीं हुआ था तब तक रैम एक्टिव था, वो सब कुछ दिखा रहा था। फोन ऑफ हुआ, विद्युत आपूर्ति बंद हुई, अब वो रैम भूल जाता है। क्योंकि ये रैम क्या है? भुलक्कड़ है। अब वो पूरे डाटा को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। समझ में आई? और इन्हीं सभी चीजों के लिए लिखा है मैंने कि यह मेमोरी परिवर्तनशील होती है, और परिवर्तनशील को ही अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वॉलेटाइल होती है, भुलक्कड़ होती है। और ये बार बार पेपर में आता है, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी आया था कि कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है। मेरे भाइयों बताओ प्लीज, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। इससे प्यार से नहीं समझा सकता मैं, बाकी ऑफलाइन पढ़ोगे तो तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। ऑफलाइन में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्ट होता है। अब मैं ऑफलाइन कोचिंग भी मैंने बंद कर दी, अब मैं घर पे ही पढ़ाता हूँ। तो 10-20 बच्चे रहते हैं तो उनको आसानी से समझाया जा सकता है। भरी क्लास में तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, बट 10-20 बच्चों को तुम इजीली आराम से क्लास में उनके बीच से घूम घूम के पटाख से मार के भी समझा सकते हैं ना। और मैं ऐसी मार के समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो बताओ, इसमें से कोई भी पॉइंट आपको जो समझ में नहीं आया? नहीं आया? टेक ए स्क्रीनशॉट और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो कि गुरुजी ये वाला तुमने समझाया था और मेरी समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझा दो तो मैं आपको बता दूं। ठीक है? तो भाई एक बार इधर देखो,
रैम आपका कंप्लीट। अब रैम के मुझे दो पार्ट पढ़ने ना, एस रैम एंड डी रैम। अब हमको ये दोनों भी पढ़ने पड़ेंगे, हाँ कि ना सर? हाँ। तो चलो आ जाओ फिर अभी पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था रैम, रैम के बारे में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना है? रैम के दो बेटे हैं, एक का नाम क्या था? एस रैम। एक का नाम क्या था? एस रैम। और एक का नाम क्या था? डी रैम। एक का नाम क्या था? एस रैम। और एक का नाम क्या था? डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक है ना। और रैम की फुल फॉर्म तो तुम्हें पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, ये तो पता ही है आपको। यहाँ पे डी का मतलब बता देता हूँ, डी का मतलब होता है डायनामिक। डी का मतलब क्या होता है? डायनामिक, है ना। और बाकी तुम्हें पता ही है यार, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। बाकी रैम की फुल फॉर्म आपको पता तो है, तो डायनामिक एक्सेस मेमोरी, तो डायनामिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। वो तुम कर लो यार, अंग्रेजी में ऊपर नीचे हो जाता हूँ मैं। कुल मिला के एस का मतलब स्टैटिक है और डी का मतलब डायनेमिक है। बाकी रैम आपको पहले से बता रखा पीछे। ओके, ये क्या है? अभी तक हमें रैम के बारे में क्या पता चला है? ये बातें पता चली है कि भूल जाता है, भुलक्कड़ होता है, वर्तमान का काम करते हैं। मगर जब तुम अंदर घुसोगे तो ऐसा नहीं होता है। जब और डीप घुसे अंदर, एस रैम और डी रैम को पूछे, तो इन दोनों में से अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान का कार्य कौन करता है? तो वर्तमान के कार्य हेतु डी रैम जिम्मेदार होता है। वर्तमान का कार्य करने हेतु जिम्मेदार, ऐसी लिख देता हूं। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो जल्दी समझ में। देखो, जैसे आपने बोला कि अर्जुन सर पौड़ी के, ओके, तो हाँ ऐसा गलत थोड़ा ना, ये सही है। बट अर्जुन सर कोटद्वार के, तो कोटद्वार पौड़ी में आता है ना। तो जब तुमने बोला अर्जुन सर पौड़ी के तो वो भी सही था, मगर अब तुम बोल रहे हो कि अर्जुन सर कोटद्वार के, तो ज्यादा अच्छा कौन है? कोटद्वार, क्योंकि मैं रहता गांव। और अब कोई बोलेगा कि अर्जुन सर अमलेसा के, अमलेसा मेरे गांव का नाम है जहां मम्मी पापा रहते हैं घर पे गांव में। तो कोई बोलेगा अर्जुन सर अमलेसा का है, तो अब सही आंसर क्या होगा? अमलेसा। जैसे तुम बोलोगे अर्जुन सर पौड़ी के, तो ठीक है, गलत नहीं बोल रहे हो तुम। आप बोल रहे हो अर्जुन सर तो कोटद्वार के, ठीक है, गलत नहीं बोल रहे हो तुम, सही ये भी है। मगर आप बोलोगे अर्जुन सर अमलेसा के है, अमलेसा द नेम ऑफ माई विलेज, और जहां मम्मी पापा भैया भाभी सब रहते हैं, ये मेरा गांव है। अब तुमने ये भी बोला, ये भी सही है। बट इनमें से परफेक्ट सही आंसर कौन सा है? अमलेसा, हाँ कि ना? आप बोलोगे सर यस परफेक्ट यही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अभी हमने देखा कि रैम में वर्तमान के काम होते हैं। प्रेजेंट टाइम में अपने कंप्यूटर पर हम जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे फोन लैपटॉप जो भी वटेवर, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके लिए रैम जिम्मेदार है, समझो। और अब ऑप्शन आएगा आपके पास कि वर्तमान का कार्य करने के लिए कौन सी मेमोरी जिम्मेदार है, और देयर आर 3 ऑप्शन, एस रैम, डी रैम, रैम और ऑल, ऐसा कुछ आ गया, या नोटा, है ना, कुछ ऐसा पॉइंट आ गया। अब आप में से मेरे दोस्तों किसी भाई बहन ने सिंपल सा इतना ही पढ़ा है आज तक कि वर्तमान का कार्य करने के लिए रैम जिम्मेदार होता है। अब मेरा वो दोस्त वो इस रैम को टिक करके गोला करके आगे बढ़ जाएगा, और एग्जाम हॉल से घर आते आते, बाइक में घर आते आते यही सोचता रहेगा कि मैंने तो 88 करे हैं और 4 ही गलत है, 84 नंबर। और गाड़ी में आते आते अरे ये ऐसा, अरे ये ऐसा, अरे ये ऐसा। घर आके वो यूट्यूब वो कोई वीडियो देखता है, अबे ये भी गलत, अबे ये भी गलत। अब 3-4 दिन बाद आंसर क्या आती, ये भी गलत। अब नंबर हो जाते 56, कहीं वो 88 हो रहे थे, अब वो 56 हो जाते, इसीलिए होते हो। तो अब बताओ इसका सही आंसर क्या है कि वर्तमान का कार्य करने तो कौन जिम्मेदार है? तो हम बोलेंगे साहब हमने तो पढ़ा है डी रैम जिम्मेदार है ना। बातों को समझिएगा, ठीक है। तो वर्तमान का कार्य करने के लिए अब डी रैम जिम्मेदार है, इतनी बात आपको पता चलनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम नहीं। वर्तमान में हम कोई भी काम करते, लाइक अगर हम अपने फोन में गेम खेल रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है। अपने फोन में एडिट कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है?
डी रैम जिम्मेदार है, ये वट एवर सोन जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये। अब मैं अपने फ़ोन में गेम खेल रहा हूँ, पबजी, फ्री फायर है ना, फ्री फायर खेलता हूँ। फ्री फायर खेलने के लिए स्पीड ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? जो फ्री फायर का ग्राफिक्स होता है, पबजी के तो तगड़े ग्राफिक्स है, इधर से उधर भाग रहा है, कभी मुंडी देख रहा है, गोली गोली चला रहा, धुआं निकल रहा, ड्रॉप आ रहा, ये अलाना फलाना, गन चेंज करे, फट 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 सारे काम हो रहे हैं। तो फट 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 काम करने के लिए, फट 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 काम करने के लिए स्पीड कम होगी कि ज़्यादा होगी? जस्ट टेल मी। आप बोलोगे ज़्यादा होगी। इसका अगला पॉइंट क्या हो गया कि डायनामिक मेमोरी की जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है इसकी? हाई होती है। स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं है, मगर डायनेमिक का मतलब यही होता है सफूर्त, मतलब फुर्तीला। क्या होता है इसका मतलब? फुर्तीला। अब तुम बताओ, जो फुर्तीला होगा उसकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी? बताओ, खुद से बताओ यार, तुम तो इतने समझदार हो ना, तुमने तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है। जो डायनेमिक होगा, जो फुर्तीला होगा, उसकी स्पीड हाई होगी या कम होगी? होगी। तो स्पीड इसकी क्या है? इसलिए फोन में रैम अच्छा होना चाहिए, रैम में भी डी रैम तगड़ा होना चाहिए। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, देखो मैं तुम्हें ऐसे याद करा दूंगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है जैसे का तैसा, जैसे का तैसा। जैसे का तैसे का मतलब आप जीके में नहीं पढ़ते स्टैटिक जीके? एसएससी वाले करते स्टैटिक जीके को याद। अब ग्रुप सी में नहीं आता कि भारत का सबसे लंबा पुल, भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी, सबसे पहला प्रधानमंत्री, आखिरी प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री। स्टैटिक जीके नहीं होता, ल्यूसेंट किताब के सबसे पीछे रहते कि जापान की संसद को कहते हैं डायट, हम पहले उनको याद करते थे। अयोध्या किस नदी के तट पे बसा हुआ है ना? ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, उसे बोलते स्टैटिक जीके। स्टैटिक जो है वही है। अब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती तो वही, वो चेंज नहीं होगा। स्टैटिक जैसे का तैसा। जापान की संसद को ड्यूमा कह रहे तो कह रहे जैसे का तैसा। स्टैटिक जीके ये नहीं बदलेगा, ये वैसे ही रहेगा। ये चीजों को नहीं भूलता, ये तो चीजों को भूल जा रहा है ना। आप गेम खेल लो, लाइट चलेगी, टीवी बंद होगी, डाटा बंद हो गया, मोबाइल ऑफ हो गया, दोबारा ऑन करोगे तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, गेम गायब हो जाएगा। भूल जाता है ना वो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये भूल जाता है। मगर ये जैसे का तैसा रहता है, ये भूलता नहीं है। आप बोलो सर थोड़ा आप एग्जाम्पल दे देते ना, मजा ही आ जाता। तो इसका एग्जाम्पल है मोबाइल और लैपटॉप। कंप्यूटर में होता है क्लॉक, कंप्यूटर में होता है कैलकुलेटर। क्या होता है? कैलकुलेटर। तो ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके फोन के अंदर घड़ी है, कितना टाइम हो रहा होगा? 9-10 बज गए, ये फिर 9:09 हो रहे। तो इसके अंदर घड़ी है। ये फोन अगर अभी ऑफ हो जाएगा और मैं इसको 3 दिन बाद दोबारा चार्ज लगा के ऑन करूंगा, क्या ये मोबाइल टाइम भूल जाएगा? बताओ, ये मोबाइल टाइम भूल जाएगा? इसको टाइम याद रहेगा। तो किसकी वजह से है? एस रैम की वजह, स्टैटिक रैम की वजह। ये भूलता नहीं है। अभी तक आप लोगों के दिमाग में क्या पढ़ाया गया था? आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? ऐसा कि रैम तो भाई भूल जाता है, इसे भुलक्कड़ बोलते हैं। मगर अब तुमने हमसे पढ़ लिया तो तुम बोलोगे साहब रैम भूल जाता है, बट रैम का एक भाई है एस रैम, ये नहीं भूलता। कोई बोलेगा कैसे नहीं भूलता? तो बोलना कि फोन में जब विद्युत आपूर्ति समाप्त हो जाती है और टाइम बंद हो जाता है मोबाइल का, और 4 दिन बाद दोबारा मोबाइल ऑन किया ना, तो टाइम सही बताता है, भूलता नहीं हो। ऐसी कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में हम कोई भी डाटा वाटा करते हैं, कुछ दिन बाद भी ऑन करेंगे तो डाटा गुणा भाग करना भूलता नहीं है, वो कंटिन्यूअली रहता है उसमें। तो ये इसका एग्जांपल है, इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जैसा कहते हैं ऐसा, इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? फुर्तीला। हाँ, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ की स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड क्या होगी? लो, काम ना धंधा क्या करना है, इसको स्पीड ज़्यादा देके जिन्होंने बनाई होगी कंपनी वाले, इसको ज़्यादा पावर देंगे भी क्यों, जब तेरे काम धंधा ज़्यादा कुछ है नहीं। ये पॉइंट है, आपको समझ में आया? हमने पढ़ा रैम यहाँ पे, और हमने रैम के बाद एस रैम और डी रैम को भी समझाने का प्रयास किया। मेरे किसी भी दोस्त को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दो, तो हम बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलो डन। क्लास बहुत लंबी होगी ना आज, कोई बात नहीं, आपका फ़ायदा होगा। जो देखेगा उसका फ़ायदा होगा, जो चला गया होगा क्या करे, है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चा देख रहा है,
आपकी सपोर्ट की नीड है। मैं अब एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक बोलोगे ना आप वही टॉपिक पढ़ा देंगे इसमें, क्योंकि सब्जेक्टिव तो मैं चल रहा हूं ना, और किसी का डाउट होता कि वो टॉपिक, तो यार वो टॉपिक तो मैं तभी पढ़ाऊंगा ना जब उसका सब्जेक्ट आएगा। तो अब आपको जो टॉपिक पढ़ना ना आप कमेंट करो, वो इस प्ले लिस्ट में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप सी के जो टॉपिक होंगे वो एक प्ले लिस्ट बनेगी इसमें जो टॉपिक आप बोलोगे, बट वो टॉपिक होना चाहिए जेन्युइन कि यार बार बार पेपर में आता है, बस ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि तुम वो टॉपिक बोले जो तुम्हें नहीं आता, वो नहीं, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब डालेंगे हेडिंग, क्या बोलो, आप डालोगे हेडिंग रोम, ऐसे लिखे ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। पहले रोम के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं और आप लिखना शुरू करें। रोम के बारे में कुछ फैक्ट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, इस मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है ना, क्या लिखना है भाई इसमें, इस मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें रीराइट बोले तो दोबारा से ना तो लिखा जाता है, रीराइट में ना तो दोबारा से लिखा जाता है, ना ही लिखे हुए को मिटाया जाता है, मिटाया जा सकता है, ना उसे नष्ट कर सकते हैं, ना उसे परिवर्तित कर सकते हैं। हमने रैम में क्या पढ़ा होगा कि वो परिवर्तनशील है, वो चेंज हो जाती है। आप रोम को तो देखो, एम का मतलब मेमोरी है, ठीक है। अच्छा जी, इस मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इस मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। मैं यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको, इसमें रीराइट नहीं कर सकते, मतलब इसको दोबारा नहीं लिख सकते, ना ही इसमें लिखे हुए को मिटाया जा सकता है, ना इसमें लिखे हुए को तो मिटा भी नहीं सकते, ना उसे नष्ट कर सकते, जो लिखा है उसे नष्ट भी नहीं कर सकते, और ना तुम उसे परिवर्तित कर सकते। तो मतलब कंपनी ने जैसे आपको दिया है आपको उसको वैसे ही यूज करना है, ना आप उसको चेंज कर पाओगे, ना आप उसे डिलीट कर पाओगे, ना आप उसे परिवर्तित कर पाओगे। वो जैसा कंपनी देगी आपको उसी फ्लो में यूज करना पड़ेगा, और वो रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। समझ में नहीं आया? पहला पॉइंट तो ये है कि भाई जब इसे ना पढ़ा जा सकता, इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है ओनली रीड, तब इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम ही क्या है? रीड ओनली मेमोरी। मगर तुम में से इतने बड़े बड़े हो गए हो आप, आज तक आपने अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं किया कि रीड ओनली मेमोरी मतलब, रीड का मतलब तो पढ़ना होता है, या मेमोरी कैसे पढ़ रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड? आपने बोला रीड ओनली मेमोरी, तो ये मेमोरी कैसी है सर? रीड का मतलब क्या है? व्हाई रीड? मैं तुम्हें बताता हूं, यहां पे नोट करके लिखो। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये फैक्ट अगर आपके लिए नहीं आता तो अब तो यार अपने एक दो दोस्तों को शेयर करो, यार। थोड़ा तुम लोग प्रचार प्रसार करोगे तभी तो जनता जुड़ेगी हमसे, और जब हमसे जनता जुड़ेगी हम और मेहनत से पढ़ाएंगे। हे भगवान, कंप्यूटर की मेमोरी में रीड और कंप्यूटर की मेमोरी में राइट। तो कंप्यूटर की मेमोरी में रीड का अर्थ होता है, रीड का अर्थ क्या होता है? डेटा का प्रयोग करना, यूज करना। और राइट का मतलब होता है डेटा को मेमोरी में सेव करना। अभी भी नहीं आया समझ में? अरे मैं सब बताऊंगा। आपने जब इस फोन में
फ्री फायर डाला, इसको इसके पास फ्री फायर था नहीं था। मैंने जब इसमें फ्री फायर डाउनलोड किया तो इस फोन में गया, और जब वो इस फोन में गया तो उसी को क्या बोलते हैं, राइट। जब मैंने डेटा को मेमोरी में सेव करना सिखाया या डेटा को मेमोरी में ऐड किया, आपने मोबाइल में फोटो अभी नहीं है इसमें, अब मैं इसमें अब एक फोटो खींच ही देता हूं यार, अब मैं इसमें एक फोटो खींच देता हूं, ठीक है। तो अब वो इसके अंदर चले गई है, अब वो फोटो इसके अंदर चले गई है। जब तक मैं फोटो खींच रहा था, जब तक फोटो थी नहीं इसमें, तो जब मैंने फोटो इसमें अपलोड करी, मतलब फोटो इसमें खींची, तो वो वाला प्रोसेस क्या था, राइट। डेटा को मेमोरी में डालना, मेमोरी में अपलोड करना, मेमोरी में सेव करना। और अब वो फोटो इसके अंदर चले गई, इसके अंदर कोई ना कोई मेमोरी होगी कि नहीं होगी, अरे भाई होगी तो मेमोरी। अब जब इसके अंदर मेमोरी है, अब मुझे इसकी मेमोरी में वो चीज देखनी है कि भाई दिखा, जो तूने फोटो खींची, इसने बोला अभी दिखाता हूं, इसने मैंने ऐसे दबाया यहाँ पे, इसने दिखा दिया, ये रही तेरी फोटो। तो जब मैंने इसमें डेटा को इंस्टॉल किया, डेटा को डाला, इट्स कॉल्ड राइट। और जब मैंने इसमें से डेटा को रीड किया, देखा ना मैंने रीड किया, देखा, इसको क्या बोलेंगे, रीड करना। तो अभी मुझे पता है कि रीड एंड राइट जो वर्ड लिखे थे यहां पे वो तुम समझ गए होंगे। कंप्यूटर की मेमोरी में रीड एंड राइट शब्द का, कंप्यूटर की मेमोरी में रीड एंड राइट शब्द का क्या तात्पर्य है, किसी भी मेरे दोस्त को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या तात्पर्य है, किसी भी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आई आपको क्या तात्पर्य? रीड मतलब डालना और राइट मतलब उसको यूज करना, देखना कि क्या है। अब तुम ये समझ गए होंगे कि इस मेमोरी को पढ़ा जा सकता है। पढ़ा जा सकता है मतलब जो डाटा है उसका प्रयोग किया जा सकता है। पढ़ा जा सकता का मतलब क्या है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम जिसे रट रहे थे कि पढ़ा जा सकता है, क्या पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जाने का मतलब पढ़ना नहीं, पढ़ा जाने का मतलब जो डेटा उसमें है तुम उसको रीड कर सकते हो यार, उस डेटा का यूज कर सकते हो जो भी उसमें है, बट उसे रीराइट नहीं, उसे दोबारा से नहीं लिख सकते, उसमें दोबारा से अपनी मर्जी से कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसके परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी उन्होंने कंपनी ने दिया है मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। समझाओ यार, एग्जाम्पल दो। गुरुजी समझ ही नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दो। ओके, इसका एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, द एग्जाम्पल इज रिमोट। अरे यार तुम्हें मैं दिखाता ही हूं, ले ये रहा रिमोट, ये मेरा बोर्ड का रिमोट है। अब इसके अंदर भी मेमोरी है। आप बोलोगे कैसी मेमोरी इसके अंदर? मेरे भाई अगर मैं यहां पर एक दबा दूं ना, एक, अगर मैं यहां पे एक दबाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी, हिल जाएगा ये। अगर मैं यहां पे होम दबा रहा हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो कहां चला गया, ये मेरा घर दिख गया तुम्हें, मेरा रूम दिखा, किराए का मकान। अब मैं एक दबा दूं इसमें, तो इसको कैसे पता चला कि साला एक दबा के ऐसा होना है और दो दबा के ऐसा होना है? पता चला इसे, कैसे पता चला इसे? कभी भूलेगा अगर मैं एक की जब एक दबाऊंगा, कभी ये 9 दबा देगा? भूलेगा ये? कभी नहीं भूलेगा। और जब ये भूलेगा ही नहीं, जब ये भूलेगा ही नहीं तो इसीलिए, जब ये भूलेगा ही नहीं तो इसीलिए इस मेमोरी को क्या बोला जाता है? इस मेमोरी को बोला जाता है स्थायी मेमोरी। लिख लो भाई चुपचाप से। इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट मेमोरी, ठीक है। और जब ये बदलती नहीं है तो इसको क्या बोला जाता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल, आज तक रटा था वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल। अब क्लियर? इसके अंदर यहां पे 8 दबाऊंगा तो 8 ही दबता है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने एक मेमोरी फिट कर रखी है कि कस्टमर यहां पे दबाएगा तो तू 8 ही दबना। और ये कभी इस बात को भूलता नहीं, इतना लॉयल है ना ये अपनी कंपनी के प्रति कि साला उन्होंने बोला यहां पे दबाना है 8, जरा इधर दबाएगा तो 7, जरा इधर दबाएगा तो 9। कितना लॉयल है बताओ, जितना बोला है उतना ही सुनता है और कभी अपनी बात को भूलता नहीं है, परमानेंट है। और अब समझो इस बात को, इसका हम सिर्फ पढ़ ही तो पा रहे हैं, मतलब इसका सिर्फ यूज ही तो कर पा रहे हैं। पढ़ना मतलब ओनली ऑन यूज कर पा रहे हैं इसको। क्या इसको दोबारा से तुम लिख के, इसके ऊपर लिख के तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि तुमने एक दबाया और 2 दब गया? तुम चेंज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। क्या तुम उसके द्वारा लिखाए गए एक को मिटा सकते हो कि नहीं जहां पे तू एक दबाता ना वहां पे अब 9 दबा? ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या तुम उसको परिवर्तित कर सकते हो? नहीं कर सकते मेरे भाई। यार समझ जा बात को, अब तो इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, तुम अभी भी नहीं समझोगे तो फिर तो हो गया। रात भी रात चिल्ला रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप समझो ना बातों को, है ना।
आराम से प्यार से समझना है, ठीक है। मैं अपने आप को कोई बड़ा टीचर समझता भी नहीं हूँ, ना मैं हूँ, मैं आपके जैसे हूँ भाई, चिल रहता हूँ मैं। बट आप समझो, इस बात को समझने का प्रयास करो, मैं समझा के आ रहा हूँ। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल दूं आपको, समझ गए होंगे ये बात है, नहीं समझे होंगे स्क्रीनशॉट लो भेजो मुझे, मैं तुम्हें समझा के ही छोड़ूंगा। मेरे रूम में बगल में मैंने वॉशिंग मशीन रखी है, ये मेरा किराए का रूम है, तुमने आज ये भी देख लिया। ठीक है। और सर्दियों के टाइम पे यार कपड़े धोने में आप बताती तब ले ली मैंने, गाँव में तो होती नहीं है। अब उसमें क्या ऑप्शन है, मैं जब उसके अंदर कपड़े डालता हूँ ना तो उसको घुमा देता हूँ 20 मिनट के लिए। तो उस मशीन में भी एक मेमोरी लगी हुई है कि मालिक ने बोला है कि 20 मिनट तक चलना है तो चलना है, 20 मिनट से एक भी सेकंड आगे नहीं होता, अब बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोचो, अगर मैंने उसको बोला है कि 20 मिनट तक कपड़े धोगा तू, और 15 मिनट तक तो लाइट थी, तो 15 मिनट तक वो चला, उसके बाद वो क्या हो गया, बंद हो गया। और जब दोबारा लाइट आएगी ना 1 घंटे बाद, जब दोबारा 1 घंटे बाद लाइट क्या आएगी, जब दोबारा 1 घंटे बाद लाइट क्या आएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चलेगा और बंद हो जाएगा। क्योंकि मालिक ने क्या बोला था कि साहब 20 मिनट कपड़े धोने हैं, 15 मिनट उसने लाइट जाने से पहले धो दिए थे, और 5 मिनट अब धोएगा, और बस उसको पूरा याद रहता है, भूलता नहीं है कि मालिक ने क्या बोला है। और जबकि जबकि ये साला भूल जा रहा था, रैम क्या हो रही थी, भूल जाती थी। गेम खेलते खेलते किसी का कॉल आएगा तो गेम ही पूरा बैक हो जाता था, मूड खराब हो जाता था, वो भूल जाता 2 मिनट में। ये बिल्कुल नहीं भूलता भाई। अब समझ गए आप रोम और रैम क्या होता है भाई? अभी भी नहीं समझे तो फिर कोई गुरुजी नहीं सिखा सकता। अरे ऐसा हंसी मजाक में तो गढ़वाली में तो कोई भी नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि रैम और रोम में कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं होगी। तो रोम भी आपका क्लियर, रैम भी आपका क्लियर, यहां तक। अब क्या होता है कि जैसे रैम के 2 पार्ट थे तो ऐसे ही रोम के 3 पार्ट होते हैं। जैसे रैम के 2 पार्ट थे तो ऐसे ही रोम के 3 पार्ट होते हैं। और रोम के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक का नाम होता है पी रोम। क्या नाम होता है एक का? पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सब लिख देंगे। एक इसका भाई होता है, उसको बोला जाता है ई पी रोम। क्या बोला जाता है? ई पी रोम। ई का मतलब होता है इरेजेबल, इरेजेबल, इसका मतलब होता है इरेजेबल। अब बाकी पी रोम तो पीछे लिख ही रखा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसका एक और तीसरा भाई होता है जिसको बोला जाता है ई पी रोम, है ना। और ई का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बाद ई का मतलब इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। मैंने आगे आगे का शब्द लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना भी नहीं समझ रहे हो तो फिर कैसे निकलेगा पेपर, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इतनी अंग्रेजी आती है भाई मुझे, बहुत मेहनत करी है मैंने इसको पढ़ने में, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे रैम के 2 भाई थे, एस रैम डी रैम, उनके बारे में पढ़ा। अब रोम के भी 3 भाई है तो इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बुरा मान जाएगा, वैसे भी ये भूलता नहीं है, ठीक है। चलो अब पहले पी रोम को पढ़ते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, और मैं आपको नोट्स बना के प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप समझने का भी प्रयास करें। सपोर्ट तो आप कर नहीं रहे हो, है ना। आज ही अपने दोस्तों को चैनल का लिंक भेज देना अगर पसंद आया होगा तो। चलो, इसका यूज ओनली एक बार होता है, और इसमें एक बार डाटा स्टोर कर दिया जाता है तो चेंज नहीं कर सकते ना डिलीट कर सकते। इसमें ओनली डाटा का यूज एक बार होता है, एक बार होता है। इसे ना तो चेंज होता है, नो चेंज होता है, और नो रीराइट होता है, ना इसको दोबारा से लिख पा रहे थे, है ना, और नो डिलीट होता है। ये इसकी खासियत है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि आपने, जब हम स्कूल में थे ना, हमारे घर में एक नोकिया का फोन था 1208, उसमें वो वाली रिंगटोन थी, नो 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 एंट्री। अब उस नोकिया का फोन का जब हम स्विच ऑन करते थे ना, स्विच ऑफ होने के बाद उसमें 2 हाथ आते थे इधर उधर से, दोनों आपस में हाथ मिलाते थे, कनेक्टिंग इंडिया, ऐसा कुछ आता था।
वो कंपनी ने डाला है। क्या मैंने उसे कभी मिटा पाया? मैं चाह रहा था कि मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ आए इधर से, हम दोनों हाथ मिलाए, वाह मजा ही आ जाए, स्विच ऑन करूँ मजा आ जाए, स्विच ऑफ करूँ मजा आ जाए। मगर नहीं, वही दो हाथ आते थे आपस में मिलते थे, मूड खराब होता था। मगर क्या कर सकता था? ना उसे चेंज कर सकता, ना उसे रीराइट कर सकता, ना उसे डिलीट, कुछ नहीं हो पाता। फिर कंपनी ने सोचा, मालिक ने, कंपनी के मालिक, साला अगर एक दिन मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड और अपना हाथ मिलवाना होगा तो मैं तो उसे चेंज ही ना कर पाऊँ, क्या होगा? अब उसने अपने साइंटिस्टों को, जो कंपनी के टेक्निकल हेड होंगे, वो बीटेक एमटेक वाले इंजीनियरों को बोला कि कुछ भी करो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसा कोई सिस्टम लॉन्च करो, ऐसा कुछ चीज बनाओ कि साला इसको भी चेंज किया जा सके। क्योंकि कंपनी ने बोला कि हमने कोई लोगो सेट कर दिया, जैसे एप्पल की कंपनी है और उनका लोगो है ये अब कैसा सेब, सेब बनाना भी नहीं आ रहा क्या मुझे? कैसा है उनका लोगो? सेब तो नहीं बन रहा पर आम बन जा रहा है यहाँ पे, मैं नहीं बना रहा यार, अब यहाँ पे होगा यार, अब तुम्हें दिखा के रहूंगा। नहीं है हाँ यार, यहाँ पे एक ऑप्शन आता था यहाँ पे, ये है वो ऑप्शन। यार ये, हाँ इसके चक्कर में तो मैं क्या कह रहा हूँ, एप्पल कंपनी का जो वो आधा कटा हुआ सेब है, किस दिन उसके मालिक को लगा कि ये सेब का लोगो खराब है, पूरा सेब होना चाहिए, तो वो चेंज कैसे करेगा उसे? फिर चेंज तो करना पड़ेगा ना। अभी तक वो इसी मेमोरी में रहता था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उन्होंने कहा यार ये मेमोरी को चेंज करने, इस ये गलत चीज़ है यार, कुछ नया चीज़ लाओ कि जहाँ पे कंपनी को ऑप्शन मिले कि चेंज किया जा सके, टेक्नोलॉजी लाओ यार, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है। तो बोला ऐसा नहीं यार, क्या पता कभी कंपनी को ये चेंज करना पड़े, चेंज ना हो तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा यार कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ। फिर साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर भाइयों ने टेक्नोलॉजी लाई और तब एक नई मेमोरी आई जिसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या क्या इसका मतलब ही क्या है? मिटाया। अभी तक क्या था, इसको मिटाया नहीं जा सकता, मगर अब वो कैसी मेमोरी लाए कि ये सब मिटा देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वो कैसी मेमोरी लेके आए कि हम सब कुछ मिटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरे भाई एक ऐसी मेमोरी आई जिसका नाम था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस मेमोरी के डेटा को मिटाकर, इस मेमोरी के डेटा को मिटाकर पुनः रीराइट किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है। या ठीक है। अब जब नई नई टेक्नोलॉजी आई, इसको रीराइट किया जा सकता था, मगर उस टाइम में इसको रीराइट करना बड़ा मुश्किल था। जैसे आप सोचो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब 250-300 रुपए का 1 GB नेट होता था, वो पूरा महीना चलता था, समटाइम बच भी जाता था। आज दिन भर के 3 GB मिल रहे हैं और आधे दिन में खत्म हो जा रहे इंस्टाग्राम चलाते चलाते। तो टेक्नोलॉजी, टाइम बदलता है, चेंज होता है, टेक्नोलॉजीज आती है। तो वही चीज़ क्या हुई कि इसमें डिलीट करने में, इसमें डाटा डिलीट तो हो जा रहा है, डाटा डिलीट तो हो जा रहा है, मगर इसमें डाटा को डिलीट करने में, इसमें डेटा को डिलीट, डिलीट की स्पेलिंग आती है मुझे, इसको, इसमें डेटा को डिलीट करने हेतु पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करना होता था, प्रयोग करना होता। डिलीट तो हो जा रही थी, पर बताओ कितनी मेहनत लग रही है। पराबैंगनी किरणों का यूज हो रहा है इसमें, किसका यूज हो रहा है? पराबैंगनी किरणों का यूज हो रहा है। आज का होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने करी? आप पराबैंगनी किरणों के बारे में क्या जानते हैं? जितना भी जानते हैं कमेंट करके बताएंगे। 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। डेटा को डिलीट करने तो पराबैंगनी किरणों का क्या करना पड़ता था? प्रयोग करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि मेमोरी को कंप्यूटर से, मेमोरी को कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता था। क्या करना पड़ता? निकालना पड़ता था, निकालना पड़ता था।
भाई मालिक ने बोला था कंपनी के कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ मेरे इंजीनियरों की जहाँ पे ये चेंज हो सके। वो लाए, उसे रीराइट करने योग्य तो उन्होंने बना दिया, उसे रीराइट करने योग्य तो बना दिया, बट फिर भी प्रॉब्लम ये थी कि वो बड़ा मुश्किल टास्क था यार, पराबैंगनी किरणों द्वारा मिटाया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात है, मेमोरी को पहले कंप्यूटर से बाहर निकाला जाता था और फिर ही उस चीज़ को क्या किया जाता था, मिटाया जाता था। तो बड़ा एक मुश्किल टास्क था, ईजी काम नहीं था। तो फिर प्रेशर था टेक्नोलॉजी के पास, फिर प्रेशर था इंजीनियर के पास कि नहीं यार इसे और इजी करना है, मतलब आसानी से मिटाना है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और तब एक नई टेक्नोलॉजी आई और एक नई प्रकार की रोम आई और उसका नाम आया ईईपी रोम। तो इस मेमोरी को ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक को क्या बोलेंगे, विद्युत तरंगों द्वारा आसानी से मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता। और मेमोरी को कंप्यूटर से बाहर भी नहीं निकालना पड़ता, भी नहीं निकालना। ठीक है, मेमोरी को कंप्यूटर से बाहर भी नहीं निकालना पड़ता, तो अब आसानी से चीज़ों को मिटा दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दे कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके डाटा को पराबैंगनी किरणों द्वारा मिटाया जाता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी मेमोरी है जिसके डाटा को पराबैंगनी किरणों द्वारा मिटाया जा सकता है, तो उसका नाम है ईपीरोम। बात समझ में आई, ध्यान रखना। ये वो वाला बंदा है कि जो प्यार में बिल्कुल तल्लीन रहता है कि वो भूल ही नहीं पाता उसको। फिर ये वाला बंदा है जो प्यार तो करता है और जब ब्रेकअप हो जाता भूल नहीं पाता है, मगर धीरे 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 करके वो भूल ही जाता है जब उसके जीवन में एक नई महिला मित्र आती है। और ये वो वाला है कि प्यार तो करता है मगर जब ब्रेकअप हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं 36 आएंगे तुरंत भूल जाता है, तुरंत तुरंत ईजी भूल जाता है, ईजी। समझ गए आप? पीरोम, ईपीरोम, ईईपीरोम। एनी प्रॉब्लम? आप कौन से वाले हो इसमें से बता देना, ठीक है? आप पीरोम हो या ईपीरोम हो या ईईपीरोम हो, चौथा क्वेश्चन यही है, आप मुझे कमेंट करके बता। मुझे लगता है कि आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई है, बहुत मेहनत कर दी है मैंने, बहुत अच्छे से डाटा कलेक्ट किया है और बहुत अच्छे से बताया। आज के बाद आपका रैम रोम से कुछ भी गलत नहीं होगा, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से कुछ भी गलत नहीं होगा, ये गारंटेड है। और एक बार अगर आपने मेहनत करके 1 घंटा दिया होगा तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करना, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, अपने दोस्तों को चैनल को भेज दो प्लीज़ यार। थैंक यू।